हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्ट ऑफ साइंस। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी वाली बुक जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के जो चलती है सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसका ये चैप्टर है। तो आज अपन इसको स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आज अपन स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो जैसा आपने लास्ट क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तथा उनके बीच में डिफरेंस भी आपने पढ़ा होगा। तो फिजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं आपको पता होगा, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस जो अपन यहाँ पे अपन को इसमें डिटेल में इसकी स्टडी करनी है। मेन जो चीज़ है यहाँ पे नई चीज़ जो केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, कैसे इनको अपन इनको लिखना है, ठीक है। तो वो अपन को यहाँ पे सीखना है। फिजिकल चेंजेस के बारे में जब अपन बात करते हैं तो फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जो है इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि जब अगर कोई सब्सटेंस है, मैटर है, तो उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, जैसे लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो अगर सिर्फ फिजिकल यानी भौतिक अवस्था में फिजिकल स्टेट्स में ही अगर चेंजेस होते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट्स में ही अगर चेंजेस होते हैं तो फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो वो सब्सटेंस है उसकी केमिकल स्टेट्स चेंज हो जाती हैं, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, और भी, या तो कोई उसमें से कोई गैस निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस में हमको पढ़नी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि घर में आपने देखा होगा दही का जमना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। तो जो कर्ड है अपना, जो मिल्क से बनता है, ठीक है, ये बनता है मिल्क से। मिल्क के अंदर जब हल्का सा अपन दही डाल देते हैं तो जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो उसको कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड अपन ने खाया, ठीक है, इनटेक जो अपनी बॉडी में किया, वो उसका डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद वापस से वो उसी फॉर्म में वापस से नहीं आ सकता, इसलिए एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, यानी कि जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मॉइस्चर और एयर की यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब होती है तो फिर उसका रस्टिंग हो जाती है उस आयरन की। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके अलावा मैग्नीशियम रिबन, अगर इसकी बात करें मैग्नीशियम रिबन की, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक सिंबल है वो Mg से इसको शो करते हैं, ठीक है। एक दिन अपन एक 10-15 मिनट का एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल और कुछ एटॉमिक सिंबल्स आपको याद करने होंगे, तथा एटॉमिक नंबर्स भी आप उसका मतलब आप याद करना होंगे, ठीक है। तो वो आपको इस चैप्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस चैप्टर के बाद अपन उसका एक वीडियो ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम जो रिबन होता है, जब उसको हीट करेंगे, जब उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दे रखी होगी, तो उसके बाद वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका जो फॉर्मूला है MgO। तो Mg यहाँ से मैग्नीशियम के लिए और O यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के। तो अपन बात कर लेते हैं जो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन है, तो उसके बारे में अपन कैसे पता करेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो 4 जो करैक्टर्स हैं उनसे अपन पता कर सकते हैं। ये 4 जो चेंजेस हैं उनकी वजह से अपन को पता चल जाएगा कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो पहले जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी, उनके अंदर अगर स्टेट जो किसी भी मैटर की है वो अगर चेंज हो रही है, यानी कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, यानी पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, जो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, इनमें से अगर कोई भी जो अवस्था चेंज हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शंस होंगी। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाटर होता है, अगर वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म से ये अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यानी आइस बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आइस। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉलिड है वापस से जब बर्फ पिघलेगी तो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और वाटर बना लेगा। तो ये एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको अपन एक फिजिकल चेंज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन
यहाँ पे आप इसको कह नहीं सकते केमिकल रिएक्शन, क्योंकि स्टेट चेंज होने के साथ साथ उसके कुछ करैक्टर्स भी या उसके कुछ लक्षण भी या उनमें भी परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, तो अगला जो है चेंज इन कलर। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो अभी मैं आपको बता दूंगा कौन से रिएक्टेंट होते हैं कौन से प्रोडक्ट होते हैं। जब अपन इक्वेशन की बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की तब उसके बारे में जानेंगे। तो वो चेंज होगा, जैसे कि एक रिएक्शन अगर अपन देखें, कभी कभी जब अपन खाना खाते हैं तो फिर दाग अगर कपड़ों पे लग जाता है, ठीक है, तो वो जो हल्दी जो टर्मरिक पाउडर का जो दाग होता है, तो उसको जब अपन साबुन से या सोप से रब करते हैं तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, वो रेडिश येलो सा उसका कलर हो जाएगा। यानी कि जो चेंज इन कलर है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एक करेक्टर है। ठीक है, अब तीसरा जो करेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि कभी कभी क्या होता है, आपके एक एग्जांपल भी दे रखा है उसके अंदर, जैसे कि जो अपना कोई लिक्विड है HCl वगैरह है, ठीक है, एसिड है, उसके अंदर जब अपन कोई चीज़ कोई मेटल डालते हैं तो H2 गैस निकलेगी। ठीक है, वो एक रिएक्शन है, जब अपन उसको पढ़ेंगे एडिशन और भी रिएक्शंस में। ठीक है, तो जब कोई रिएक्शन होती है तो फिर गैस है जो प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ठीक है, उसके चौथा जो चेंज, अब लास्ट वाला जो केमिकल रिएक्शन का करेक्टर है कि चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, या तो रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट मिलकर जब रिएक्शन करेंगे तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर वो टेम्परेचर घट भी सकता है। तो इसके आधार पर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो दो टाइप की अपन को पढ़नी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को टेम्परेचर के आधार पर दो टाइप के अपन समझ सकते हैं, एक है एक्सोथर्मिक और एक होगी एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं जब दो रिएक्टेंट, यानी कि जैसे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो पहले अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। और तो ये रिएक्टेंट है, तो ऐसे दो रिएक्टेंट या तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो रिएक्टेंट मिलेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे एक प्रोडक्ट। तो जैसे कि ये एक ओवरव्यू देख लिया अपन ने, ये जो निशान है, ये जो साइन है ना, एरो का साइन, इसके उधर वाले जो चीज़ें मतलब राइट हैंड साइड होगी ना, ये राइट हैंड साइड, आपकी राइट हैंड साइड ये होंगे प्रोडक्ट, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये होता है हमेशा रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जैसे कि जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, जो ये रिएक्शन है तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होगी, जबकि जो दूसरी जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, जब रिएक्शन अपन को जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो इसके लिए अपन को यहाँ पे हीट देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे हीट हमको देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये हीट गेन करती हैं। ठीक है, टेम्परेचर गेन करती है, ये हीट गेन करेंगी, जबकि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं ये हीट लॉस करती है, यानी हीट रिलीज करती है। ठीक है, और फिर इनका टेम्परेचर घट जाएगा, और ये जो हीट लेंगे तो इनका टेम्परेचर सिंपल सी बात है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं कभी भी बिना हीट दिए काम नहीं करेंगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जब तक इनको हीट नहीं देंगे, ये हीट देने का साइन है, जब अपन हीट देते हैं किसी भी रिएक्शन को तो फिर ये जब केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये निशान लगाएंगे अपन। ठीक है, इसका मतलब समझ जाना। ठीक है, तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, जबकि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसके अंदर ये निशान नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी हीट रिलीज करेंगे। ठीक है, रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो हीट रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगला जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का जो मेन जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से अपन समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है और केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन की फॉर्म में यानी कि राइटिंग फॉर्म में लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होगा तो फिर उसको केमिकल फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म में अपन को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो या तो फिर उसको ऐसे डायरेक्ट लिखें अपन, ठीक है, लेकिन उसको आसान बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो जो इक्वेशन फॉर्म में जब अपन लिखते हैं तो पहली बात तो अपन को एटॉमिक सिंबल्स उसके याद होने चाहिए। ठीक है, एटॉमिक सिंबल्स पहली चीज़ तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल और एटम, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम में दो शब्द आपने सुने होंगे।
तो ये चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल है, कौन सा जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ एक एटम है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हम थोड़े कम से कम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो से 30 एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक सिंबल्स जो मैं अलग वीडियो में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको समझ लीजिए पहले केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो हर एक जो केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। जो ये सिंबल है इसके इधर वाले जो पार्ट है यानी एलएचएस साइड के जो कंपाउंड्स हैं इनको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं। कंपाउंड कह लो या फिर कोई एलिमेंट है तो उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। जबकि आरएचएस साइड पे जो है उनको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इस सिंबल के आरएचएस साइड पे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 3 4 भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो पहली जो चीज़ है राइटिंग है केमिकल इक्वेशन की, कैसे अपन एक केमिकल इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं। तो ये इस पे अपन पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी केमिकल इक्वेशंस जैसे अपन को लिखनी है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि इधर अपन को लिखना है रिएक्टेंट, उधर लिखना है अपन को प्रोडक्ट। तो एक नॉर्मल सी केमिकल इक्वेशन हमने भी पढ़ी थी पहले भी, जैसे कि जो मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, जो कि ये कहाँ से मिलेगी, एयर से, ठीक है, एयर से मिल जाएगी। मैग्नीशियम यहाँ पे है, इसको जब अपन बर्न करेंगे यानी इसको हीट देंगे, इसको बर्न करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सिंबल के इधर वाले जो दोनों एलिमेंट हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और उधर वाले जो सिंबल के उधर साइड जो है उसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, वो बनेगा और वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। जो अब मैग्नीशियम है तो इसका एटॉमिक जो सिंबल होता है Mg, ठीक है। इसको मैं एक बार लिखवा दूंगा आपको। जो एलिमेंट्स हैं 1 to 30 एलिमेंट वो हम लिख देंगे, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और जिंक पे जाएंगे खत्म हो जाएंगे 30 तक। तो आपको 30 तक पढ़ना ही, ठीक है, आपका हो जाएगा, उससे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये O2 की फॉर्म में होता है। तो ये जो O2 है यहाँ पे जो Mg है सिर्फ एक ही है, सिंगल एटम है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपन लिखते हैं MgO और आगे लगाएंगे अपन 2। तो अब ये एक जो इक्वेशन है ये तो अपन ने राइटिंग फॉर्म में लिख ली, मतलब, ठीक है, पूरा नाम वाम के साथ। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जब अपन लिखेंगे तो इसको लिखेंगे जो Mg है प्लस 2Mg होगा, ठीक है, अभी के लिए, और ये हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अब जब सेकंड जो टॉपिक है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशंस की, केमिकल इक्वेशंस हैं उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे, तो मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है, वो याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है अपने और जो प्रोडक्ट है, दोनों तरफ हर एक जो एलिमेंट है उसके एटम्स की जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये काफ़ी मेन चीज़ है, ये अगर समझ में आ गई तो केमिकल इक्वेशंस की चीज़ सारी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब एयर के अंदर, यानी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब जो ऑक्सीजन है वो हमेशा O2 की फॉर्म में ही रहती है, ठीक है, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी अपन को जो एयर के साथ, ये कभी भी सिंगल ओ यानी एटम की फॉर्म में नहीं आएगी। एटम और मॉलिक्यूल के अंदर तो आपको डिफरेंस पता होगा, जैसे कि और सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू, ठीक है। उसी टाइप से जैसे कि बहुत सारी जो सेल्स होती है वो मिलकर बनाती है टिश्यू, उसी टाइप से जो बहुत सारे एटम्स होते हैं, जैसे 2 एटम हो गए, 2 एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे वही है, ये जो ऑक्सीजन है ये एक एटम हो गया इसका। अगर मैं आगे 2 लगा दूँ तो यहाँ पे क्या होता है, 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो पीछे अगर 2 लगा दूँ तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के ये 2 एटम्स हैं, ठीक है। एटम सबसे छोटी जो इकाई होती है सब्सटेंस की, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि जो सेल की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल होती है, वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। एटम की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि जो ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं तो जो चौक होता है, ठीक है, चौक होता है ना, तो वो कैसे है, एक बार उसका जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जैसे कि उसका जो पाउडर होते हैं उसको ऐसे ऐसे गिराएंगे ना अगर अपन, तो ऐसे सारे के सारे जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हवा में ऐसे फैल जाएंगे। तो किसी एक सिंगल पार्टिकल को लेंगे, वो एक पेन की निब से भी काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, तो उसको जब अपन तोड़ेंगे तो फिर वो टूट कर फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगा। फिर उसके बाद जब उसको अपन तोड़ेंगे तो ये जो चीज़ें होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपन उसको देख सकते हैं किसी एटम को। लेकिन जैसे कि वो जो चौक था, चौक को पहले अपन ने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ठीक है, उसके बाद पाउडर से वो पार्टिकल फॉर्म में चल जाएगा। वहीं से एक पार्टिकल ले लिया अगर अपन ने, तो जैसे कि ये एक इतना बड़ा ही पूरा चौक है, ठीक है, यहाँ से हमने ये सिर्फ एक पार्टिकल फॉर्म हो गया। शायद ये डॉट आपको दिखाई दे रहा हो, पता, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब ये जो लास्ट स्टेज हो सकती है जो अपन को अपनी नेक डाई से दिखाई देगी। इसके बाद अगर जब अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको तोड़ के और भी देखेंगे तो फिर ये एटॉमिक फॉर्म में अपन को नजर आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो एटम है वो होता क्या है। जो एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। सब्सटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट में वो पहुंच गया वो एटम कहलाएगा। अब इसके बाद अपन उसको और तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसका और ब्रेकडाउन अपन नहीं कर सकते। तो ये जो एटम्स हैं, जैसे कि ये एक एटम हो गया मैग्नीशियम का, ठीक है, अब ये दो एटम हो गए तो इसको अपन एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये जो दो है यहाँ पे, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम, दो एटम मैग्नीशियम के, दो की अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम के दो एटम, जबकि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। और उसी प्रकार ये जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला देंगे तो वो क्या बनाएगा, MgO, और आगे 2। अब ये क्यों लिखा, ये 2 सामने क्यों लिख दिया, जैसे ये इसमें पीछे था और ये यहाँ पे आगे था, तो ये दोनों आगे कैसे आ गए। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई एटम या एलिमेंट के साइन के आगे की साइड जब नंबर लिखते हैं अपन, जैसे कि कोई भी एटॉमिक साइन है, ठीक है, एटॉमिक साइन की अगर बात करें तो जैसे एक्स कोई एटॉमिक साइन है, अगर इसके आगे की साइड अपन ने कोई भी नंबर लिख दिया, 2, 3, कुछ भी लिख दिया, तो जो पीछे के मतलब जो तब भी ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि अब अगर अपन देखें जो एटॉमिक साइन है, जैसे ये एक्स है, ये एक एलिमेंट हो गया, और वाई है, ये कोई दूसरे एलिमेंट का साइन हो गया, ठीक है। तो अगर अपन मैं यहाँ पे 2 अगर लगा दूँ आगे की साइड, अगर 2 यहाँ पे लिख दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब इसको अगर अपन देखें, इसका मतलब है 2x और 2y, ये इसका मतलब है, यानी कि दो एटम x के भी हैं और दो ही एटम y के भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे x y2, तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग हो जाएगा, जो पीछे की साइड जब जो 2 आएगा ना, तो उसका अर्थ है कि यहाँ पे सिर्फ जो x है वो एक ही, मतलब x का तो एक ही एटम है, जबकि y के जो है वो 2 एटम है, ठीक है, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल है। तो आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। जब जो बैलेंसिंग की बात आती है तो फिर अपन ने कैसे लिखा, जैसे कि ये भी दो, यहाँ पे 2 एटम्स है, इसके भी यहाँ पे 2 एटम्स है, ठीक है। तो अब ये दो एटम्स को अपन अलग अलग लिखें और ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना रहे हैं तो इनको एक ही साथ लिख सकते हैं ना अपन। तो अगर मैं यहाँ पे पीछे लगाता, अगर ये आगे ना लगा के इन दो को मैं पीछे लगाता, तो यहाँ पे हो जाता मैग्नीशियम का एक एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है। यानी कि जो है पीछे जब अपन लगाते हैं नंबर को, तो फिर वो सब सिर्फ लास्ट वाले जो एलिमेंट का साइन है उसी पे वर्क करेगा, ऐसा अपन समझ सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर आगे लगाएंगे तो फिर ये आगे जो नंबर अगर स्टार्टिंग में लगा दिया तो उसके पीछे जितने भी अपन एलिमेंट लिखेंगे तो ये फिर उन सब के लिए वर्क करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 2 लगा दिया तो फिर ये दो एटम्स हो गए मैग्नीशियम के प्लस 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के। अब इसी को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, O2 की फॉर्म में अपन इसको हमेशा लिखते हैं, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो अपन ने जो केमिकल इक्वेशंस के वो सारे रूल्स भी पढ़ लिए जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कोई अगर दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जो अगली वीडियो है उसमें आपको प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल ले लिया है, किसी एक केमिकल इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। अपन इस इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करके और सारे के सारे रूल्स इस पर देख लेते हैं फिट करके, और उसको आसानी से समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो Fe है, तो Fe एक जैसे Fe होता है, ये होता है आयरन, ठीक है। आयरन का जो सिंबल होता है, एटॉमिक सिंबल है Fe पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगा, जो अपने एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ पे जितने भी, उनको अपन एक सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन उनका करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट है आयरन यानी लोहा। तो लोहे को जो जैसे मैग्नीशियम है तो उसको Mg से डिनोट करते थे, तो इसका सिंबल है आयरन का Fe, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को साफ साफ पता चल रहा है जो Fe है उसके 3 मॉलिक्यूल्स वो ले रखे हैं। तो पहले अपन एक मोटा माटी देख लेते हैं जो इक्वेशन है। यहाँ पे जो H2 है, H2 होता है, H2 जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है। ये होता है वाटर। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल इसीलिए बन गया कि यहाँ पे जो है ये दो जो एटम्स हैं वो तो है हाइड्रोजन के, प्लस ये बना हुआ है एक जो एटम है ऑक्सीजन का, उससे बना हुआ है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये जो O2 है, ये ऑक्सीजन है, एक नहीं आता जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसको जो सही तरीके से अगर इसको लिखते हैं तो फिर हाफ O2 इसको लिखना पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा उसका हाफ, यानी कि एक ऑक्सीजन हो गया, तो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं अगर अलग करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जल है तो जल के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। तो H2 ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो अभी क्या बताया था मैंने, जैसे कि सिंबल है इसके इस साइड वाले को अपन बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट हो गए, इनको क्या बोलेंगे, ये हो गए प्रोडक्ट। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे अपन देखें, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर अगर अपन देखें तो दो ही रिएक्टेंट है, एक तो Fe3Fe है और एक रिएक्टेंट है H2 का मॉलिक्यूल है यानी जल यानी वाटर है, ठीक है। और इधर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी यहाँ पे दो बन रहे हैं, एक तो Fe3O4 बन रहा है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है H2 गैस बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H2 गैस। अब ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये कैसा है, मतलब कौन कितने इसमें एटम है और मॉलिक्यूल है। तो फिर इसके अंदर 3 एटम्स इसके अंदर है, जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ये एक सिंगल एटम है, ठीक है। अब ये जो आगे नंबरिंग लगाई हुई है ना, जैसे 3Fe4H2O, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं। ये बैलेंसिंग की वजह से ये कर रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं जैसे कि ये नंबर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब जैसे रस्टिंग होती है, तो जैसा मैंने पहले बताया रस्टिंग होती है तो मॉइस्चर यानी एयर में वाटर भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, उसकी जो उपस्थिति के अंदर रस्टिंग होगी। तो इसको अपन यहाँ पे ये जो आयरन है इसकी रस्टिंग हो रही है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो रस्ट की रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे रस्टिंग हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है वो रस्टिंग की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है Fe3O4 ये है रस्ट, ये रस्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए तो Fe3O4 ये जो एक फिक्स फॉर्मूला है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये है फेरस ऑक्साइड, जिसे वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये है फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, अब इसी के बेस पे यहाँ पे अपन को ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस करनी पड़ेगी। इसको भी अपन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले जो ये दो रिएक्टेंट्स है, अपना जो आयरन है और उसके साथ मिला जो दूसरा रिएक्टेंट है वाटर है, ठीक है। ये आयरन हो गया और ये दूसरा जो रिएक्टेंट है वाटर है, ठीक है। ये G ये S इसका मतलब भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये सिंबल्स होते हैं, जैसे कि 3 ही तो फॉर्म होती है मैटर की अपन ने 3 फॉर्म पढ़ी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फॉर्म अपन ने पढ़ी है। इसको लिखते हैं अपन G, इसको L लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं S।
तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आयरन है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, इसीलिए अपन ने एस लिखा है। वाटर होता है वो वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर मिलेगा अपन को मॉइस्चर के रूप में। तो मॉइस्चर यानी हवा में जो नमी होती है, हवा में जो वाटर होता है गैस फॉर्म में, ठीक है, वो रस्ट को मतलब रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो रस्टिंग यानी कहाँ से हुई, तो जो वो वाटर है वो कहाँ से मिला उसको, वो मिला उसको एयर से, ठीक है। ये जो वाटर मिलेगा इसको एयर से, और ऑक्सीजन भी एयर से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो है, अब जैसे जो रस्ट हो जाता है तो वो आयरन होता है, ठीक है। जो रस्टिंग आयरन है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो लास्ट में जो गैस निकलेगी H2 गैस, वो रिलीज होती रहती है उससे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। ये जो है ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का, ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम उपस्थित हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं, वो गैसेस फॉर्म में निकल जाएगी। तो ये सिंबल भी आपको समझ में आ गए, सिंबल किस चीज़ के। अब मेन चीज़ है कि बैलेंस कैसे करें, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बन गया, तो अब देख लेते हैं मैंने क्या बताया था। जो बैलेंसिंग की जो सबसे आसान सी ट्रिक है कि सबसे पहले हमको देखना है कि इस साइड और इस साइड हर एक जो एलिमेंट का साइन है उसको अपन देख लेते हैं कि उनकी जो नंबर कितनी है। तो दोनों तरफ जो नंबर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो एफ ही है यहाँ पे 3, जैसा मैंने बताया था कि अगर पीछे की साइड अगर जो नीचे की साइड अगर जैसे किसी भी सिंबल में लिखा हुआ है जैसे X3, तो इसका मतलब होता है कि ये जो 3 भाई एटम्स है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 एटम तो है आयरन के और 4 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है। अब ये जो एटम है एफ का जो यहाँ पे 3 एटम है, इधर अपन को सिर्फ एक ही एटम दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे इधर नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे आगे लगा देंगे 3Fe, तो ये 3Fe हो गया। यहाँ पे फेरस यानी आयरन के 3 एटम्स हो गए, उधर भी आयरन के 3 एटम्स है। अगला जो अपन देख लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। इधर देख लो चाहे उधर देख लो, जैसे इधर देख लेंगे ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है, जबकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम है, उधर नहीं है, ठीक है। ये 4 हो गए। अब जैसे यहाँ पे मैं पीछे यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है। हमेशा जब भी अपन फिर चेंजेस करेंगे वो यहीं सामने की साइड ही करेंगे, ठीक है। जब बैलेंसिंग का टाइम होगा ना, तो जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल इक्वेशन में जो भी चेंजेस करेंगे तो फिर आगे की साइड अपन कर लेंगे, ठीक है, यानी पूरे मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ 4। तो ये 4 यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन के 4 एटम्स। चलिए बचा क्या अपना, अपन ने आयरन देख लिया, अपन ने ऑक्सीजन देख लिया, इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अब इस फॉर्म की अगर बात करें, इस फॉर्म की, यहाँ पे जो फॉर्म लिखी हुई है 4H2O, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इसका जो मतलब है वो है कि जो 4 हैं वो तो है H2 मॉलिक्यूल है, और 4 ही है यहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम है। ये एटम इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक एटम यानी ऑक्सीजन का है यहाँ पे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे अभी भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कि जो ऐसे जो ये जो इस फॉर्म में है, अगर इसकी बात करें तो ऐसे 4 है ये, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन के एटम की संख्या हो गई, हाइड्रोजन एटम्स वो कितने हो गए, H एटम्स में इसको लिख सकता हूँ, तो वो हो गए 8 इधर की साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन तो सिर्फ 4 ही है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन हाइड्रोजन एटम्स की, मैं एक बार दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। दोबारा अपन देख लेते हैं, जैसे कि इधर आप बात करें तो ऑक्सीजन तो 4 एटम्स हो गए, आगे लिखने का मतलब है 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इधर अगर H2 की बात करें तो H2 जो है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ही तो है ना, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, सिंपल सी बात। अब ये 4 हैं, ये जो चीज़ें हैं 4 हैं, यानी कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 हाइड्रोजन यानी कि 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो 8 यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इन संख्या को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अपन, 4 2 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। अब उधर गिन लेते हैं, उधर भी 8 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, लेकिन उधर देखें तो अपन सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम्स अपन को दिखाई दे रहे हैं, ये 2 ही हाइड्रोजन एटम है सिर्फ। तो उधर भी 8 करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं आगे, यहाँ पे अपन 4 लिख देंगे। तो अभी देखो एक बार जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई कि नहीं हुई। जो Fe है यहाँ पे 3 इसके एटम्स हैं, Fe के यहाँ पे भी 3 एटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। उधर भी 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 4
4 ऑक्सीजन के एटम है, इधर भी 4 ऑक्सीजन के, ये 4 जो ऑक्सीजन के एटम है। तो यानी कि रिएक्शन जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये बैलेंस भी हो चुकी है, रिएक्शन भी अपन ने लिख दी, इसको बैलेंस भी कर दिया। और ये जो सिम्बल्स हैं इसके मेटर के, ये जो भी मेटर है, जो भी ठीक है, तो उनके जो सिम्बल्स हैं वो किस फॉर्म में है एनवायरनमेंट में, वो भी अपन ने लिख दिए। तो शायद आपको चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। अब जो अगला जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें अपन टाइप केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देख लेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 4 आपके इसके टाइप हैं, ठीक है। तो अपन अगली वीडियो में इसको देख लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आओ, आप कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा बच्चों को, सीबीएसई वाले बच्चों को शेयर करिए। और बाइलिंगुअली अपन पढ़ेंगे, जैसे मिक्स में हिंदी और इंग्लिश, ताकि जो नॉर्मल जिन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है तो वो भी उसको आसानी समझ पाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं अपन। थैंक यू।